इतना कहने के बाद उसने खुशामद भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। हेलो क्लासमेट चैन, मैं क्लास 121 से काओ हूँ। मुझे उसकी बड़ी बहन समझो, मेरा छोटा भाई ना समझ है। मुझे उम्मीद है कि तुम बड़प्पन दिखाओगे और उसे माफ कर दोगे। इस बार तो मैं सचमुच कुछ कह ही नहीं पाया। ये कैसा समाज है, ये सब बच्चों जैसा ड्रामा है। मैंने तुरंत लैंग बेंग बेंग की तरफ देखा। हैरानी की बात है कि उसने मुझे हिम्मत बंधाते हुए देखा। ये कैसा प्रोत्साहन है, मुझे बचाओ, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। काओ ने गंभीर चेहरा बना लिया। ये बहुत जरूरी है, अब जल्दी करो और माफी मांगो। यीमिंग श्वेन ने आखिरकार दांत भींचे और बड़ी मुश्किल से एक वाक्य बोला, मुझे माफ कर दो। उसके पीछे खड़े दो साथियों ने भी जल्दी से झुककर माफी मांगी। हमें माफ कर दो, बस इतना ही, लैंग बिंग बिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यीमिंग श्वेन ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। क्लासमेट चेन फैन, मैं अंधा हो गया था जो मैंने तुम्हें नाराज किया। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या डांट सकते हो। ठीक है, मैंने रूखी हंसी हंसी। क्या इसलिए कि मैं एक पहाड़ हूँ तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, या इसलिए कि मेरे पीछे एक पहाड़ खड़ा है तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते? दूसरे शब्दों में, अगर मेरे हाथ में कुछ न होता तो क्या तुम तब भी मुझे अपनी मर्जी से परेशान करते? ये सुनकर यिंग श्वेन ने हैरानी से ऊपर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी दिखी, लेकिन लैंग बिंग बिंग के वहां होने की वजह से उसे दांत पीसकर सब सहना पड़ा। क्लासमेट चेन फैन, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। पता नहीं आपने ये कहावत सुनी है या नहीं, जो लोग दूसरों से प्यार करते हैं उन्हें भी बदले में प्यार मिलता है। जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं उन्हें भी बदले में सम्मान मिलता है। उसका खाली खाली चेहरा देखकर मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बस एक बात कही, इसका उल्टा भी सच है। फिर मैंने लैंग बिंग बिंग का हाथ पकड़ा और वहां से चल दिया। फायर एग्जिट तक पहुंचने के बाद ही मैंने उसका हाथ छोड़ा। मैंने अपने बाल ठीक किए। शुक्र है, सच कहूँ तो यी मिनगुआन का दुखी चेहरा देखकर और उसे पलटकर जवाब ना दे पाने की हालत में देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लैंग बिंग बिंग ने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर हल्के से चपत लगाई। शुक्र है, देखो, जिस पर मेरी नजर है उसे कोई मामूली इंसान परेशान नहीं कर सकता। मैंने अपना माथा पकड़ा और अपने सामने मौजूद खूबसूरत चेहरे को देखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे क्लास में वापस जाकर घर जाने के लिए सामान पैक करना है। मैंने ये कहा और पीछे मुड़कर देखे बिना नीचे भाग गई। जब मैं क्लास में वापस लौटी तो आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। मुझे वापस आते देख उन्होंने तुरंत मेरा स्वागत किया। चेन फैन, तुम आखिरकार वापस आ ही गई, जल्दी करो और सामान पैक करो, देर हुई तो बसें चली जाएंगी। मैंने सिर हिलाया। मैंने बस अपना बैग ठीक किया। कुछ एग्जाम पेपर और वर्कबुक रखना ही काफी था। जहाँ तक जियोटा की बात है, उसने बहुत पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था और वही मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, चलो। जैसे ही हम क्लासरूम से बाहर निकले, हमारी मुलाकात लैंग बिंग बिंग और जियांग ली के ग्रुप से हुई। लैंग बिंग बिंग लॉलीपॉप चूस रही थी। उसके हाथ आराम से रेलिंग पर रखे थे और वो बहुत बेफिक्र और शांत लग रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने हल्की सी भौहें ऊपर उठाई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और जीबो को खींचते हुए सीधे बाहर ले गया। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? उसने बस एक शब्द कहा, हाथ। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल मेरी हथेली में एक लॉलीपॉप आ गया। सोमवार को मिलते हैं, मैंने अनजाने में जवाब दिया। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे अभी भी अपने पीछे जैंग ली के ग्रुप की चीयरिंग और मजाक मस्ती सुनाई दे रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़े लॉलीपॉप का रैपर हटाया, स्वाद लेने के लिए कैंडी को मुंह में डाला। ऑरेंज फ्लेवर, बहुत मीठा। जीबो ने यह सब देखा और उसे बुरा लगा। उसने चिढ़कर पूछा, चेन फैन, सच सच बताओ, क्या तुम और लैंग बिंग बिंग डेटिंग कर रहे हो? नहीं। मैंने तुरंत मना कर दिया। ये कहने के बाद मुझे लगा कि ये पूरी तरह सही नहीं। हाँ, इसलिए मैंने आगे कहा, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं का क्या मतलब है? क्या तुम बाद में उसे डेट करने की सोच रहे हो? तो क्या तुम अभी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो? जिबो का लहजा थोड़ा गुस्से वाला था। अनजाने में ही उसकी आवाज तेज हो गई और मैंने उसे गौर से देखा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी सबसे जरूरी चीज कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है। रोमांस एग्जाम के बाद भी हो सकता है। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मतलब तुम एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसे डेट करोगे? अगर कुछ अनहोनी ना हुई तो हाँ, मैंने साफ साफ जवाब दिया। मैं चाहता था कि वो समझ जाए कि लैंग बिंग पहले से ही मेरी है। अगर वो दोस्त बने रहना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो लैंग बिंग बिंग पर कोई डोरे ना डाले। और हुआ भी यही। जिबो के चेहरे के भाव अचानक बहुत उलझे हुए हो गए। वो काफी देर तक चुप रहा और फिर बुदबुदाया, लेकिन मैंने सुना है कि उसने एक बार किसी की जान ली थी। ऐसा है क्या? मैंने तो उसे कभी इस बारे में बात करते नहीं सुना। मैं किसी दिन उससे इस बारे में पूछूंगा। मेरी बेपरवाह चेहरे को देखकर जोड़ा थोड़ा हैरान रह गया। छोड़ो भी, अगर तुम पूछोगे भी तो भी वो मानेगी नहीं। मैंने मतलब भरी मुस्कान के साथ हल्की
सी नाक सिकोड़ी। क्यों नहीं? अफवाहें फैलाना कानून के खिलाफ है। अगर वो इसे आखिर तक ले जाने की ठान ले तो अफवाह फैलाने वाला कोई भी बच नहीं पाएगा। और जिबो मेरे बगल में खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बदलते रहे और उसने आगे कुछ नहीं कहा। कौन जाने वो मन ही मन क्या सोच रहा था। जब हम कुआई काउंटी पहुंचे तो शाम के लगभग 7 बज चुके थे। जिबोआ और मैंने बस स्टेशन के गेट पर एक दूसरे को अलविदा कहा। उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसे कार में लेने आया था। मुझे कई किलोमीटर दूर शहर वापस जाने के लिए बस पकड़नी थी। मैंने बड़ी आसानी से बस स्टॉप ढूंढ लिया, एक खाली सीट चुनी और बाहर के नजारों को खोई खोई नजरों से देखते हुए बैठ गई। अचानक एक पुरुष की आवाज ने मेरे विचारों में खलल डाला। शेनफान। मैंने अपना सिर घुमाया और वह जाना पहचाना चेहरा देखा। मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गई। सच में तुम ही हो। बिना कुछ कहे वह ठीक मेरे बगल में बैठ गया। तुमने वापस आने के लिए शनिवार तक इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने होठ सिकोड़े लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरी हो? उसने पूरी नाराजगी के साथ बुदबुदाया और फिर अपना फोन निकालकर उसमें खेलने लगा। वह असल में सबसे नया स्मार्टफोन मॉडल था। मेरे मन में खुद का मजाक उड़ाने जैसा भाव आया। लू शुएन सच में अपने इस दूसरे बेटे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। दोनों ही बेटे हैं तो फिर दोनों के साथ इतना अलग अलग बर्ताव क्यों? कई सालों बाद मुझे असली वजह पता चली। अपने सामने खड़े उस तथाकथित सगे भाई को देखकर मेरा दिल कई तरह की भावनाओं से भर गया। पिछले जन्म में उसने ग्रेजुएशन के बाद काम करने से मना कर दिया था। हर दिन वह मुझसे पैसे मांगता रहता था। मेरा दिल पिघल जाता था और मैं अपनी जरूरतें कम करके उसका खर्च उठाती थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने और लू शुएन ने मिलकर चुपके से मेरे कॉलेज एप्लीकेशन की पसंद बदल दी थी। किस्मत से भगवान ने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया। इस बार मुझे जल्द से जल्द इस परिवार से दूर हो जाना है। तभी ड्राइवर ने किराया लेना शुरू किया। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसे दे दिए। लेकिन मेरे बगल में बैठा चैन यू अपना सिर झुकाए फोन में लगा रहा। अरे बच्चे, तुम्हारा किराया कहाँ है? ड्राइवर को उसे टोकना ही पड़ा। तब जाकर चैन यू ने धीरे से ऊपर देखा, लेकिन उसकी नजर मुझ पर थी। बेपरवाही से किराया मांगने के लिए हाथ बढ़ाते हुए मैंने अपने चेहरे पर शांत भाव रखते हुए बालों की एक लट को कान के पीछे किया। चैन यू कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया और अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखने लगा। मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मुझे ठीक से याद है, मैंने उसे रूखी नजरों से देखा। उसे मुझसे दोगुना पॉकेट मनी मिलती थी। चैन यू के चेहरे के भाव बदलते रहे। नाराजगी के साथ उसने 10 युआन निकाले और ड्राइवर को दे दिए। जैसे ही ड्राइवर वहां से गया, चैन यू का आपा खो गया और वो सीधे मेरे मुंह पर चिल्लाने लगा, चैन फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। चैन यू, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक से बात करो। मेरी सख्त नजर से वो डर गया और कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से बुदबुदाया, बस जरा रुको, घर पहुंचकर मैं माँ को बता दूंगा। देखते हैं माँ तुमसे कैसे निपटती है। मैंने बेपरवाही से ठंडी हंसी हंसी। मेरी तरफ से कोई रिएक्शन न देखकर चैनुआ को लगा कि मैं डर गया हूँ, इसलिए वो अकड़ते हुए मेरे पास आया। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं माँ को बताऊं तो ठीक है, बस सच सच बताओ, लैंग बिंग बिंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लैंग बिंग बिंग, उसे कैसे पता चला? मैं तुरंत समझ गया, जरूर उस रात की बात है जब लैंग बिंग बिंग मुझे खाना खिलाने ले गई थी। उसने शायद हमें गलती से देख लिया होगा। तुम्हें क्या चाहिए? बस मेरा एक दोस्त उसे बहुत खूबसूरत समझता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहता है, मुझे दे दो। मैंने मुस्कुराते हुए बिना आवाज के कहा, मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे वे घटिया दोस्त इसके लायक थी है? चैनुआ नाखुश दिखा। तो सोमवार को जब तुम स्कूल जाओ तो मेरे लिए ले आना। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर मांग लो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मतलब भरी नजर से देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। लैंग बिंग बिंग के स्टैंडर्ड्स कम नहीं है। उसने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अगर तुम जैसे लोग उसके साथ घूम सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उसका नंबर नहीं ले सकते। ये सुनकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मुझे सच में नहीं पता कि चैन यू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। अपने लुक्स से लेकर IQ तक वो बहुत ही औसत दर्जे का है, जबकि मैं गांव वालों के हिसाब से बिल्कुल भी चैन परिवार का बच्चा नहीं लगता था। मैं बहुत हैंडसम और बहुत इंटेलिजेंट था। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मुझमें सच में चैन परिवार का कोई जीन नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई। लगभग 8 बजे बस आई और रुक गई। मैंने अपना बैकपैक उठाया और नीचे उतरा। मैंने चैन यू को मोटर बाइक टैक्सी पर कूदकर तेजी से जाते हुए देखा। जाते जाते वो मुझे एक अकड़ भरी मुस्कान देना नहीं भूला। स्टेशन से घर तक 40 मिनट की पैदल दूरी थी। मैंने अपनी जेब में बचे थोड़े से पैसे महसूस किए और आखिरकार पैदल ही घर जाने का फैसला किया। इसे इस जगह पर अपनी आखिरी सैर और आखिरी अलविदा मानते हुए चलते फिरते आराम करते हुए मैं रात 9 बजे घर के गेट पर पहुंचा। आंगन में मौजूद बड़े काले कुत्ते ने अचानक जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अरे ब्लैकी, मैं हूँ। अपना चेहरा साफ दिखाने के बाद मैं धीरे धीरे आंगन में आगे बढ़ा। काला कुत्ता तुरंत चुप हो गया, अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी से मेरी ओर देखने लगा। मैं झुका और उसके सिर पर हाथ फेरा। ये वही कुत्ता था जिसे मैंने अकेले पाला पोसा था। थोड़ी देर बाद कोई बाहर आया और पूछा, कौन है? ये चैन बानशिन की आवाज थी। मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह बहुत हैरान दिखा।
तुम वापस क्यों आए हो? स्कूल में तो अभी छुट्टी चल रही है। क्या मुझे घर आने की इजाजत नहीं है? मैंने शांति से पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा बस ये मतलब था कि तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया ताकि हम तुम्हारे लिए खाना रख पाते। मेरे पास फोन नहीं है। वह कुछ पल के लिए चुप हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। ठीक उसी समय अंदर से लू शुएन की आवाज आई। ओल्ड चैन, बाहर कौन है? चैन फैन वापस आ गया है। शैन बानशिन ने घर के अंदर आवाज दी, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। अंदर आओ, यहाँ बाहर खड़े मत रहो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। असल में इस पिता के लिए मेरी भावनाएं और भी उलझी हुई थी। नफरत नहीं, बस नाराजगी थी। नाराजगी इस बात की कि वो बहुत कमजोर थे और लिविंग रूम में लियू शुफेन की हर बात मान लेते थे। लियू शुफेन चैन यू और चैन यूजू के साथ हंस बोल रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह कौन सी हवा हमारे परिवार के बुद्धिमान सितारे को यहाँ वापस ले आई। बचपन से ही मेरे ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे रहे, पूरे जिले में हमेशा टॉप 3 में। लेकिन लियू शुफेन ने मुझे कभी अच्छी नजर से नहीं देखा। वो तो मुझे स्कूल छुड़वाने पर भी मजबूर करना चाहती थी। भले ही मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी मेरे दिल में थोड़ी टीस उठी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक शब्द कहा। मां लियू शुफेन ने बेरुखी से नाक सिकोड़ी और मुंह फेरकर चैन यू के भाइयों के साथ बातें करने लगी। शैन बानशिन बीच बचाव करने के लिए आगे आए। चैन फैन, तुमने शायद अभी तक कुछ नहीं खाया है। शुएन, मुझे याद है कि थोड़ा खाना बचा हुआ था। जल्दी से चैन फैन को कुछ दे दो ताकि उसका पेट भर सके। वो तो तुम्हारे लिए देर रात के नाश्ते के तौर पर रखा था, बाकी तो मैंने ब्लैकी को खिला दिया। लियू शुफेन ने बिना सिर घुमाए ही कहा। शैन बानशिन शर्मिंदा दिखे तो चैन फैन, तुम किचन में जाओ और अपने लिए ना डूडल्स बना लो। मैंने सिर हिलाया, अपना बैग रखा और किचन की तरफ चल दिया। बस की लंबी यात्रा के बाद भूख से मेरा बुरा हाल था। पीछे से शैन बानिशिन की आवाज आई। ओह हाँ, साथ में खाने के लिए एक अंडा भी तल लेना। वही अंडे जो तुम्हारी दादी उस दिन लाई थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, लू शुएन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो अंडे उसके छोटे भाइयों की सेहत के लिए है, वो किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं है, खाने के लिए। मेरी पीठ अकड़ गई। मैंने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया, मुझे पता है। लगभग 10 मिनट बाद मैं सादे नूडल्स का एक कटोरा लेकर बाहर आया जिसमें और कुछ नहीं था। जब मैं लियू शुएन के पास से गुजरा तो उसने थकी हुई नजरों से मेरे कटोरे की ओर देखा। जब उसे पक्का हो गया कि उसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, तब उसने नजर हटाई। मैंने मन ही मन फीकी हंसी हंसी सीधे मेज पर गया और सिर झुकाकर खाने लगा। इस बीच चैन यू और चैन यूसे बीफ जर्की के एक पैकेट को लेकर झगड़ रहे थे। लियू शुएन ने सबसे छोटे बच्चे का पक्ष लेते हुए जर्की का पूरा पैकेट चैन यी को दे दिया। शैन यू ने नाराजगी से होठ सिकोड़े और उसकी नजरें घर में घूमने लगी। जब उसने मुझे देखा तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अरे भाई, उस रात तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? वो काफी प्यारी लग रही थी। चैन यू ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि सबका ध्यान खींचा जा सके। नूडल्स खाते हुए मैं ठिठक गया। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। साफ था कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। एक लड़की? कौन सी लड़की? लियू शुएन की भौहें तुरंत तन गई। शैन यू ने जल्दी से बात को और बढ़ा चढ़ा कर कहा, माँ आपको अंदाजा नहीं है, मैंने भाई को एक लड़की के साथ देखा था। बहुत करीबी लग रहे थे। उनका रिश्ता वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। ये सुनकर लियू शुएन के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। वो मुझ पर चिल्लाई, चैन फैन, क्या जो तुमने कहा वह सच है? मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। मैंने शांति से चैन यू की ओर देखा। हाँ सच है। तो क्या हुआ? अगर मुझे सही सही याद है तो उस दिन वही तो लड़कियों के एक ग्रुप के साथ बाहर खाना खा रहा था। मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए पैसे देती हूँ, ना कि आवारागर्दी करने के लिए। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह ना हो, लेकिन मुझे और तुम्हारे पिता को तो अपनी इज्जत बचानी है। इन बेबुनियाद आरोपों को सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। भले ही मैंने खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने ही अकेले मुझे पाला पोसा था। वे इतने कठोर क्यों है? पिछले जन्म में कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक मुझे ऐसी डांट फटकार सुननी पड़ती थी। जब मैंने घर पैसे भेजना शुरू किया तभी लियू शुएन का रवैया थोड़ा सुधरा। कभी मुझे नादानी में लगता था कि पैसे से माँ का थोड़ा प्यार खरीदा जा सकता है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। उस तथाकथित माँ के प्यार को भूल जाओ, ये औरत इसके लायक नहीं है। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। मैंने जोर से चॉपस्टिक्स मेज पर पटके झटके से खड़ा हुआ और लियू शुएन की ओर बढ़ा। तुम मुझे बताओ, मैं किस तरह अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता? मैं किसके साथ आवारागर्दी कर रहा हूँ? लियू शुएन हैरान रह गई। उसे उम्मीद
उम्मीद नहीं थी कि उसका हमेशा आज्ञाकारी बेटा पलटकर जवाब देने की हिम्मत करेगा। संभलते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गई। बगावत, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करो। मैंने एक फीकी सी हंसी हंसी। मैं अपनी एक क्लासमेट के साथ चल रहा था और तुम इसे आवारागर्दी कहती हो, तो चैन यू जो लड़कियों के ग्रुप के साथ बाहर घूमता है, क्या वो जिगोलो जैसा नहीं है? तुम कैसी बकवास कर रही हो? शैन यू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम जानवर हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। लियू शू फेन अपनी कुर्सी से उछली और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं थोड़ा सा हटकर बच गया। फिर मैंने उसे चुनौती दी, वो मेरा भाई है, तो क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? फिर भी तुम मुझे ऐसे कोसती हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या मुझे पता नहीं कि तुम कैसी इंसान हो? मैं जोर से हंसा और शांत भाव से जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात ठीक कर देता हूँ। मेरी पढ़ाई का खर्च तुम नहीं उठा रही हो। मैं अपनी काबिलियत के दम पर स्कूल में हूँ। मेरी ट्यूशन और फीस हर साल पूरी तरह माफ हो जाती है। स्कूल मुझे मुश्किल हालात के लिए भत्ता भी देता है। और तो और जिस साल मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया था, टाउन गवर्नमेंट से मिला 20,000 युआन का इनाम सीधे तुम्हारी जेब में गया था। जरा ठीक से हिसाब लगाओ, तुमने असल में मुझ पर कितना पैसा खर्च किया है? लियू शू फेन की आंखें पटी की पटी रह गई। उसने अपनी छाती पकड़ी और गुस्से से कांपने लगी। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी, अपनी जांघें पीटने लगी और बुरी तरह रोने बिलखने लगी। हे भगवान, मैंने कैसा एहसान फरामोश और नमक हराम बच्चा पाला है। अभी घर आया है और आते ही मुझे गुस्सा दिला रहा है, यहाँ तक कि हिसाब किताब करने की मांग भी कर रहा है। मैंने शांत चेहरा बनाए रखा और हमारा ये तमाशा देखता रहा। बचपन से अब तक मैंने सिर्फ रिश्तेदारों के पुराने कपड़े और अपने भाई के बचे खुचे कपड़े ही पहने हैं। हालांकि मैं बचपन से ही घर का काम करती रही हूँ और अपने भाइयों की देखभाल करती रही हूँ, लेकिन मेरे महीने का खर्च ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 युआन ही होता था। क्या इसी को इतने सालों तक पालना पोसना कहते हैं? चैन फैन ने अभी अपनी माँ से माफी मांगी। शैन बानशान ने बीच बचाव किया। तुम्हारी माँ का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, वो बस थोड़ी टोकती टाकती रहती है, लेकिन उसका दिल साफ है। इतनी जिद मत करो। ठीक है, मैंने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। हो सकता है उसका दिल अच्छा हो, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। उसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे कॉलेज एप्लीकेशन की पसंद तक खराब कर दी। मैं बाकी सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस बात के लिए मैं उससे हमेशा नाराज रहूंगी। सही कहा भाई, माँ ने तुमसे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। तुम इतनी छोटी सोच क्यों रख रहे हो? चेन यू ने आग में घी डालने का काम किया। रोती हुई माँ, ढोंगी पिता, मजाक उड़ाता भाई और बेपरवाह स्वार्थी छोटा भाई, सबको देखकर मुझे बस बेबसी महसूस हुई। कितना थका देने वाला था ये सब। मैं मन ही मन हंसी। कभी कभी मुझे सच में शक होता है कि तुम लोग मेरे परिवार वाले भी हो या नहीं। ये कहकर मैंने अपना बैग उठाया और सीधे ऊपर भाग गए। लुफिन और चेन बानशान मेरी परछाई को ओझल होते देखते रहे। वे एक दूसरे को हैरानी से घूरते रहे। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे से पीठ टिकाकर मैं धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखें लाल थी, लेकिन मैंने अपने होंठ जोर से दबा लिए। मैंने ठान लिया था कि एक भी आंसू नहीं गिरने दूंगी। पिछले जन्म में नौकरी शुरू करने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं चैन परिवार की बेटी नहीं हूँ। मैं कभी समझ नहीं पाई कि लियू शुएन मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। 24 साल की उम्र तक तो बिल्कुल नहीं। जब शैन बानशान का एक्सीडेंट हुआ और उसे खून की जरूरत पड़ी, तब मुझे एक सलाड मिला। चैन बानशान का ब्लड ग्रुप ओ था, लियू शुएन का भी ओ था, लेकिन जब मैंने कॉलेज में ब्लड डोनेट किया था तो टेस्ट रिजल्ट में मेरा ब्लड ग्रुप बी निकला था। दो बातें जो बिल्कुल अलग अलग लगती थी अचानक मेरे दिमाग में जुड़ गई। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिन माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, उनकी संतान का ब्लड ग्रुप बी कैसे हो सकता है? ये कैसा बायोलॉजिकल चमत्कार है? या फिर हमारा कभी कोई खून का रिश्ता था ही नहीं? उस पल मुझे सब समझ आ गया। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों न होता, उसे हमेशा खटकता क्यों था? जब मेरे पास देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका था, तो मैं पूरी तरह बर्बाद कैसे हो गया, और वह भी उसी के हाथों? असल में जवाब तो हमेशा से सामने ही था, क्योंकि मैं उसका अपना बेटा नहीं हूँ। मुझे अपनी याददाश्त पर भी शक होने लगा, इसलिए मैंने जानबूझकर लियू को ब्लड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा। नतीजों से साबित हो गया कि मेरी याददाश्त गलत नहीं थी। सच में उसका ब्लड ग्रुप ओ था। हमारे बीच सच में खून का कोई रिश्ता नहीं था। जब नतीजे मेरे हाथ में आए तो मैंने उसी वक्त उससे कुछ नहीं कहा। चैन बानाशान की सर्जरी खत्म होने के बाद ही मैं 3 रिपोर्ट लेकर उसके सामने गया। वे लोग सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़े थे। वे उन अंग्रेजी अक्षरों को बिल्कुल नहीं पहचान सकते थे। मैंने शांति से समझाया कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है। उनकी सवालिया नजरों के बीच मैंने गहरी सांस ली और कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या दिक्कत है? लियू शुएन ने
सेब छीलते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर शब्द धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मेडिसिन हो या बायोलॉजी, जिन माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ होता है वे कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। मेरे इतना कहते ही हॉस्पिटल का कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लियू श्वेन के हाथ से सेब फर्श पर गिर गया। उसके हाथ में अभी भी चाकू था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में घबराहट ने मुझे बता दिया कि मैं सही था, और चैन बानशान के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियू श्वेन घबराहट में चिल्लाई, और मैंने जवाब दिया, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। मैंने शांति से उस डॉक्टर की ओर देखा जो अभी अभी कमरा चेक करने आया था। मैंने ऐसे पूछा जैसे बस यूं ही पूछ रहा हूँ, डॉक्टर, अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो, क्या उन्हें बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है? डॉक्टर ने पक्के तौर पर जवाब दिया, यह नामुमकिन है जब तक कि वो बच्चा बायोलॉजिकल न हो। इस एक वाक्य ने उन दोनों को पूरी तरह चुप करा दिया। चैन बानशान ने चैन फान को बुलाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने बस अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े चला गया। मैं अपने किराए के कमरे में लौट आया। मैंने बहुत सारी बियर खरीदी और रोते हुए पीता रहा। मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे चाकू से कट रहा हो, सिर्फ इसलिए कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ। क्या मेरे साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? किस्मत मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करती है? कुछ दिनों बाद लियू शुफेन और चैन बानशान ने रोते बिलहकते मेरा रास्ता रोका। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें मैं सालों पहले मिला था और कैसे उन्होंने तंगी सहकर मुझे पाला पोसा। लियू ने माना कि वह भेदभाव करती थी, लेकिन कहा, एक माँ के तौर पर कौन अपने बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उन्हें थोड़ा समझ पाऊंगा, और मैं पिघल गया और उन्हें माफ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैं एक लोहे के पिंजरे से निकला, सीधे दूसरे में जा फंसा। पालन पोषण के कर्ज के नाम पर नैतिक ब्लैकमेल का पिंजरा। मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ था। चैन बानशान का अस्पताल का बकाया बिल मैंने चुकाया। पुराने घर की मरम्मत के लिए पैसे मैंने दिए। वे शहर में चैन यी के लिए घर खरीदना चाहते थे। मैंने पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब तक मैं थकान से मर नहीं गया, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि शुरू से आखिर तक लियू शुफेन ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने मुझे सिर्फ शोषण का जरिया समझा। मुझे गोद लेना भी किसी दया भाव से नहीं किया गया था। ये सोचकर मैं धीरे धीरे जमीन से उठा। कमतर बेहतर, और मेरा भविष्य बर्बाद करने का कमतर बेहतर, सिर्फ इसलिए कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ। आप मेरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। कमतर बेहतर, दोबारा पालन पोषण के कर्ज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत मत करना। इस जिंदगी में मुझ पर खर्च हुए हर पैसे का हिसाब मैं उन्हें चुका दूंगा। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद मैं अपनी छोटी सी स्टडी डेस्क पर बैठा, अपना बैकपैक खोला, अपनी एक्सरसाइज बुक निकाली और सवाल हल करने लगा। पढ़ाई ही मेरा एकमात्र। अभी मैं अपने काम में बहुत डूबी हुई थी, तभी किताब से एक स्टिकी नोट नीचे गिरा। उस पर 11 अंकों का फोन नंबर लिखा था। नंबर के नीचे अच्छी अंग्रेजी में एक लाइन लिखी थी, होमी लैंग बैंग बैंग। उसने ये कब रखा? उस स्टिकी नोट को देखते हुए न जाने क्या सोचकर मेरे चेहरे पर धीरे से हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में मुझे लगता था कि वो एक गहरी खाई जैसी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी अंधेरी दुनिया में वही एकमात्र रोशनी है। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठी। मैं पिछली जिंदगी की तरह दुख और मेहनत में नहीं फंसी रहना चाहती थी। जब नीचे सन्नाटा हो गया तो मैं धीरे धीरे नीचे गई। चैन यूजा अकेले बैठकर टीवी देख रहा था, जबकि चैन यू अपने कमरे में सो रहा था। मुझे नीचे आते देख चैन यूजा ने बेपरवाही से कहा, माँ ने कहा है कि बर्तन धो देना, और हाँ, मेरे और चैन यू के लंच के लिए स्वेट एंड सॉर रिब्स बनाना मत भूलना। डाइनिंग टेबल की ओर देखते हुए मेरी नजरें अचानक ठंडी हो गई। स्वेट एंड सॉर रिब्स बनाना ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ है? मुझे पैसे दो। कौन से पैसे? चैन यूजा ने अनजान बनने का नाटक किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हवा से तुम्हारे लिए रिब्स बना सकता हूँ? तो खुद ही कुछ सोच लो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके मजाकिया रवैये को देखकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। छोड़ो भी, वैसे भी मेरा उससे कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। मैंने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर किचन की ओर गई और कल बचे हुए नूडल्स ढूंढे जो खत्म हो चुके थे। बस एक खाली पैकेट बचा था। मैंने मन ही मन हंसी उड़ाई। मेरी नजर दूसरी तरफ रखे आटे के पैकेट और छिपी हुई फार्म के अंडों की टोकरी पर पड़ी, तो वो है मुझ पर नजर रख रही थी। अगर तुम मुझे खाने नहीं दोगी तो मैं पक्का पेट भर के खाऊंगी। मैंने पूरे किचन में सब कुछ उलट पुलट दिया। आखिरकार मुझे एक कैबिनेट में अंडों की टोकरी मिल गई। मैंने तमीज दिखाने की परवाह नहीं की। मैंने 2 अंडे तोड़े, थोड़ा आटा लिया और अपने लिए खुशबूदार एक पैनकेक बनाया। जैसे ही मैं पैनकेक लेकर किचन से बाहर निकली, चैन यूजा की नाक फड़कने लगी। उसने तुरंत मुझे घूरा। चैन, क्या तुमने अभी अभी अंडे पकाए? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, बैठ गई और खाने लगी। वो तुरंत भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अंडा पैनकेक खाने की हिम्मत भी कैसे की? वे सारे अंडे मेरे लिए थे। बेहतर होगा कि तुम इंतजार करो। आज रात जब माँ घर आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। देखते
देखते हैं वो तुम्हें क्या सजा देती है। अभी अपना मुंह बंद करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी चॉपस्टिक्स जोर से मेज पर पटक दी। अगर तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत भी करूंगी। यकीन मानो, मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाने का नाटक किया और खड़ी हो गई। चैन यू ने मुझे 2 बार गुस्से से घूरा, फिर समझदारी दिखाते हुए चुप हो गया। कितना डरपोक है, बस कमजोरों को परेशान करने में ही माहिर है। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने साथ ही साथ रसोई भी साफ कर दी। फिर मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह से ही समस्याओं को सुलझाने के बाद मेरे दिमाग को आराम की जरूरत है। तुम कहाँ जा रहे हो? चैन यूसे ने पूछे बिना नहीं रह सका और मैंने जवाब दिया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन आखिर में वो चुपचाप गुस्सा पीकर रह गया। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। आसपास की जानी पहचानी और अनजान चीजों को देखकर मैं हैरान रह गया, जैसे समय और जगह आपस में मिल रहे हो। मैं बिना किसी मकसद के घूमता रहा और गलती से शहर के इकलौते मिडिल स्कूल पहुंच गया। मैं यहाँ कभी नहीं पढ़ा। प्राइमरी स्कूल की ग्रेजुएशन परीक्षा में मैंने काउंटी में 30वां स्थान हासिल किया था, इसलिए मुझे सीधे हवाई काउंटी के सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। न सिर्फ मेरी ट्यूशन फीस माफ हो गई, बल्कि मुझे हर महीने 500 युआन का वजीफा भी मिलता था। वरना लू शू फैन मुझे कभी भी काउंटी में पढ़ने नहीं देती। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं था। अगर मेरे ग्रेड्स थोड़े भी गिरते तो मुझे जरूर पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढना पड़ता। ज्ञान किस्मत बदल सकता है, यह एक ऐसा सच है जिस पर मैंने हमेशा यकीन किया है। बिल्कुल। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं घर लौटने की तैयारी करने लगा। एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरते हुए मुझे 2 बहुत जाने पहचाने चेहरे दिखे। चैन फैन। उन्होंने भी मुझे देख लिया। मुझे रुकना पड़ा। मैंने हिम्मत करके उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। माँ भी साथ थी। लू शुइन ने बस बेरुखी से नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। चैन फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन बानशान ने पूछा। मैं बस घूम रहा था। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन साइट पर आज लंच की डिलीवरी नहीं आई, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर हमें खाना खिलाने के लिए इस जगह ले आया। उसने पास ही मौजूद अपनी छोटी सी दुकान की तरफ इशारा किया। ओल्ड चेन, क्या ये तुम्हारा बेटा है? एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और मुझे उत्सुकता से देखने लगा। हाँ भाई वांग, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये शहर में पढ़ता है। चैन बानशान की आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। चैन फैन, ये अंकल वांग है, नमस्ते कहो। मैंने विनम्रता से सिर हिलाकर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल वांग। अच्छा, बहुत बढ़िया, उस आदमी ने मजाक करते हुए कहा। तुम्हारा बेटा तुम दोनों से कहीं ज्यादा हैंडसम है। चैन बानशिन बस जबरदस्ती मुस्कुरा पाई, जबकि लिu शुएन का चेहरा उदास हो गया। उसकी नजरें बार बार मेरे चेहरे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। शेन यू और शेन येजा तुम्हारे खाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने हल्के से अपने होंठ काटे और धीरे से हाँ कहा, लेकिन एक बात थी जो मुझे पता नहीं थी। अंकल वांग नाम का वह आदमी कुछ सेकंड तक सोच विचार करती नजरों से मेरी पीठ को घूरता रहा। दोपहर के खाने के बाद मैं रात होने तक फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। जैसे ही मैं रात का खाना बनाने के लिए नीचे जाने वाली थी, आंगन में मोटरसाइकिल की आवाज गूंजी। वे वापस आ गए थे। जैसे ही चैन यीजा ने लिu शू को देखा, वह दौड़कर उसके पास गया। माँ, चैन फैन ने आज सुबह बिना पूछे अंडे उबालकर खा लिए। लिu शुएन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। मैं डांट सुनने के लिए तैयार हो चुकी थी। उम्मीद के उलट उसने बस मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने उन्हें खा लिया तो खा लिया, है ना? न सिर्फ चैन यूज हैरान था, बल्कि मैं भी दंग रह गई थी। ये तो पश्चिम में सूरज उगने जैसा था। साथ ही उसने आज मेरे और चैन यू के लिए सिर्फ सब्जियां ही फ्राई की थी। उसमें मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था। तुम रोज मांस खाते हो, कभी कभी सब्जी खाने में क्या बुराई है? उसने मुझ पर चिल्लाया भी और कहा कि वो मुझे मारना चाहता है। लिu शुएन के चेहरे के भाव थोड़े बदले, लेकिन जब मुझे लगा कि वो भड़कने वाली है तो उसने खुद को रोक लिया। लेकिन क्या उसने सच में तुम्हें मारा? माँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? चैन यूजू पूरी तरह उलझन में दिख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। लिu शू फैन आज बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। मैं किचन की तरफ मुड़ी और रात का खाना बनाने लगी, लेकिन लिu शू फैन जल्दी से मेरे पास आई। आज रात खाना बन जाएगा, जाओ अपने भाइयों के साथ टीवी देखो। मैं हैरानी से वही जम गई। क्या उसने गलत दवा ले ली थी या अचानक उसका जमीर जाग गया था? जल्द ही आटे के सूप के 5 बड़े कटोरे मेज पर लाए गए। हर कटोरे में एक फ्राइड एग था और मेरे कटोरे में भी वही था। टेबल के ठीक बीच में स्लाइस किए हुए स्मोक्ड मीट की एक प्लेट भी रखी थी। मैंने अपने कटोरे में रखे अंडे को देखा और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते समय जब मैंने मीट का एक टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने बिना कुछ कहे बस मेरी तरफ देखा। रात के खाने के बाद लिu शू फैन ने बर्तन धोने के लिए भी जिद की। अजीब घटनाएं अक्सर किसी मुसीबत का संकेत होती है। लिu शू फैन पक्का मेरे खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रही थी। हुआ भी वही। वह मेरे पास आई और बोली, सरा मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने शांति से सिर हिलाकर हामी भरी। चैन यू और चैन येस की उत्सुक नजरों के बीच
बीच। मैं चुपचाप उनके पीछे ऊपर चली गई। कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए मुझे बैठने को कहा। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं खड़े खड़े ठीक हूँ माँ, बस जो कहना है कह दीजिए। बर्ताव कर रही हैं, उससे मुझे डर लग रहा है। लू शुफेन ने एक आह भरी और अचानक भावुक आवाज में बोली, चैन फैन, मैं जानती हूँ कि सालों से मैंने चैन युआ और चैन यिजे के साथ पक्षपात किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन में बहुत नाराजगी होगी। मैं बस चुपचाप मुस्कुराती रही। तो उन्हें असल में पता है। मुझे लगा था कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। मुझे ज्यादा दोष मत देना, हम उस समय बहुत गरीब थे। अगर तुम्हारी दादी के परिवार ने हमारी मदद न की होती तो शायद हम तुम तीनों को पाल भी नहीं पाते। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम दोनों को बेटे ही चाहिए थे? इंसान जितना गरीब होता है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे होते हैं, और जितने ज्यादा बच्चे होते हैं इंसान उतना ही गरीब होता जाता है। मैंने ये सच कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पल के लिए उनके चेहरे के भाव कड़े हो गए। फिर उसने आगे कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारा मुझसे नफरत करना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो और जिंदगी स्थिर रहे। उसकी बातें सुनकर मेरी भौहें और भी तन गई। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बस वही कहो जो तुम कहना चाहती हो माँ। अब मुझे मीठी मीठी बातें करके बहलाने की कोशिश मत करो। आखिरकार उसने अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। आज तुम जिस अंकल वांग से मिली वे एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं। वे हर साल लाखों युआन कमाते हैं। शहर में उनके कई घर भी हैं। अंकल वांग की एक बेटी है जो लगभग 30 साल की है। वह काफी खूबसूरत है, बस उसे चलने में थोड़ी दिक्कत है। लू शुएन, मेरे चेहरे को देखो। अंकल वांग आज तुमसे बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए अगर वे जानना चाहे कि क्या तुम उनके दामाद बनने के लिए तैयार हो तो वह मेरे इस जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। मैं ठंडी हंसी हंसी, माँ मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ। मुझे पता है हम तुमसे अभी जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक बार जब तुम हाई स्कूल पास कर लोगी और 18 साल की हो जाओगी तो ये एकदम सही रहेगा। मैंने शांति से उसे बीच में रोका। अगर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया तो यूनिवर्सिटी जाना इतना जरूरी नहीं है। शादी और बच्चे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। वांग परिवार की हालत बहुत अच्छी है, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुम चेन यू को क्यों नहीं भेज देती? लू शुएन का चेहरा बदल गया। वह हकलाने लगी, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, वह मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है। अगर वांग परिवार 1 साल इंतजार कर सकता है तो वे 3 साल भी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अंकल वांग का मन तो तुम पर ही अटका है। मैं फिर से ठंडी हंसी हंसी और बिना किसी लिहाज के सच सामने ला दिया। तो वांग परिवार तुम्हें दुल्हन की कीमत के तौर पर कितना पैसा दे रहा है? वह तुरंत घबरा गई और मुझ पर चिल्लाई, बदतमीज लड़की, क्या बकवास कर रही है? इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। मैंने उससे और बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मैं बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुद जाओ, वैसे भी मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। शेनफान वही रुको। आखिरकार उसका नकाब उतर गया और वह गुस्से से भर गई। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। देखो, और तुम अभी भी कहती हो कि कोई ब्राइड प्राइस दुल्हन की कीमत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर पूछा, तो मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी कीमत क्या है। ये सिर्फ 1000 युआन है। लू शुएन चिल्लाई। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा, क्या 1000 युआन लेना बहुत ज्यादा है? मुझे यकीन है कि असल रकम 1000 से ज्यादा ही होगी। मैंने अब उससे और बात करने की परवाह नहीं की। मैं मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई।